सर ढेर हो गया। जय हिंद सैनिकों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लासेस में। मैं आशा करता हूं आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और आप बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमारी जो आज की क्लास होने वाली है वो होने वाली है पादप आकारिकी यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी। पादप आकारिकी यदि हम बात करें बच्चों, तो पौधे के अंदर जब हम उसके बाहरी आवरण का यदि हम अध्ययन करते हैं, यानी कि उसके तने, उसकी पत्ती, उसके जड़, इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं ताकि हमें यह पता चले कि पौधे के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है या फिर पौधा किस वैरायटी का है, किस प्रजाति का है। इन सभी चीजों का अध्ययन हम पादप आकारिकी में करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? व्हाट आर द रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल कॉल्ड? मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो बच्चों, आपसे भी ध्यान से सुने कि जब बीज अंकुरित होता है तो उसमें एक भाग होता है जिसे हम मूलांकुर कहते हैं। याद रखिएगा आप, जब बीज अंकुरित होता है तो उसमें एक भाग होता है जिसे हम मूलांकुर कहते हैं। और यह जो भाग होता है, यह भाग ही बेटा आगे जाकर मुख्य रूप से जड़ बनता है। तो इसलिए जो जड़ मूलांकर से बनती है उन्हें हम मूसला जड़ यानी कि टैप रूट कहते हैं। याद रखिएगा आप, उन्हें हम मूसला जड़ यानी कि टैप रूट्स कहते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो यदि हम इसका उदाहरण देखें तो मूली और गाजर इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। इसका एग्जांपल देखें हम, मूली और गाजर। तो ऑप्शन ए मूसला जड़े इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। और जिन भी हमारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए मूसला जड़े यानी कि टैप रूट कमेंट किया है, उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं, सत्यम का आंसर बिल्कुल सही है। टीशान जय हिंद, आप दोनों बेटा को जय हिंद, आप दोनों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। गाजर वनस्पति बोटनिकली विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज अ कैरेट? गाजर वानस्पतिक रूप से पौधे का कौन सा भाग है? यदि हम गाजर की बात करें बच्चों, तो गाजर को हम खाते हैं लेकिन यह फल या तना नहीं है। गाजर जमीन के अंदर उगती है और यह क्या करती है? अपने अंदर भोजन को जमा करती है। इसीलिए गाजर जो होती है बेटा, यह भंडारण जड़ होती है जिसे हम स्टोरेज रूट भी कहते हैं। गाजर को हम स्टोरेज रूट भी कहते हैं यानी कि भंडारण जड़े, भंडारण जड़े। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बच्चों हमारा ऑप्शन सी, जड़ यानी कि रूट। गाजर वानस्पतिक रूप से पौधे का रूट यानी कि जड़ होती है। तो ऑप्शन सी, जड़ या रूट, जिन भी बच्चों ने कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आलू एक रूपांतरित है। पोटैटो इज अ मॉडिफाइड। आलू एक रूपांतरित है। यदि हम बात करें बच्चों, तो कई बच्चे सोचते हैं कि आलू एक जड़ है, किंतु आलू जो होता है, आलू भूमिगत तना है जिसे हम अंडरग्राउंड स्टेम भी कहते हैं, क्योंकि आलू पर आंखें, जिन्हें हम बड्स भी कहते हैं, वो होती है और उनसे क्या होता है बेटा? नया पौधा उगता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, तना। आलू एक रूपांतरित तना होता है। कौन सा तना होता है? आलू एक भूमिगत तना होता है यानी कि भूमि के अंदर पाए जाने वाला। तो ऑप्शन बी, तना या स्टेम, इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। सत्यम ने ऑप्शन बी कमेंट किया बिल्कुल, टीशान ने भी ऑप्शन बी कमेंट किया है, अनुज भदौरिया ने भी ऑप्शन बी कमेंट किया बिल्कुल। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी, तना या स्टेम कमेंट किया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? विच इज द एडिबल पार्ट इन एन ओवन? प्याज में कौन सा वाला भाग होता है जिसे हम खाते हैं, यानी कि प्याज में खाने वाला भाग कौन सा होता है? बच्चों, यदि हम प्याज की बात करें तो प्याज में जो मोटी परतें दिखती है वो क्या है? आपने देखा होगा प्याज के ऊपर बहुत सारी परतें पाई जाती है। वो जो परत होती है बच्चा, वो असल में मांसल पत्तियां हैं जो कि अपने अंदर भोजन को जमा करती है। याद रखिएगा, जो परतें होती है वो असल में मांसल पत्तियां होती है जो कि अपने अंदर भोजन को जमा करती है। तो मांसल पत्तियां यानी कि ऑप्शन सी, फ्लैशी लीव्स, इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है कि प्याज में खाने वाला भाग कौन सा होता है? वो होता है उसकी मांसल पत्तियां। तो जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी, मांसल पत्तियां कमेंट किया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है?
फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्मरिक ऑब्टेन्ड, हल्दी को हम इंग्लिश में टर्मरिक भी कहते हैं, कि हल्दी पौधे के किस भाग से मिलती है। बच्चों यदि हम हल्दी की बात करें तो हल्दी भी जमीन के नीचे उगती है, याद रखिएगा आप, हल्दी जो होती है वो जमीन के नीचे उगती है, और असल में यह एक प्रकंद जिसे हम राइजोम कहते हैं, याद रखिएगा आप, हल्दी एक तरह का प्रकंद जिसे हम राइजोम कहते हैं वह होती है। राइजोम मतलब बेटा भूमिगत तना, ऐसा तना जो कि भूमि के अंदर होता है, याद रखिएगा आप, राइजोम या प्रकंद ऐसा तना होता है जो कि भूमि के अंदर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, तना या प्रकंद, स्टेम और राइजोम। तो ऑप्शन बी, जिन भी बच्चों ने कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अदरक का वानस्पतिक रूप क्या है? अदरक को हम इंग्लिश में जिंजर कहते हैं। What is the botanical form of ginger? अदरक का वानस्पतिक रूप क्या है? बच्चों यदि हम अदरक की बात करें तो अदरक भी हल्दी की तरह भूमिगत तना है, याद रखिएगा आप, अदरक भी हल्दी की तरह भूमिगत तना है, यानी कि यह भी एक राइजोम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों हमारा एक बार फिर से ऑप्शन बी, प्रकंद यानी कि राइजोम। प्रकंद या राइजोम मतलब वो तना जो कि भूमिगत यानी कि भूमि के नीचे जमीन के अंदर पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन बी, प्रकंद या राइजोम है। तो जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी, प्रकंद या राइजोम कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बरगद के पेड़ से लटकने वाली जड़ें क्या कहलाती है? What are the roots hanging from a बनियान ट्री कॉल्ड? आपने देखा होगा बरगद के पेड़ से बच्चों बहुत सारी जो होती है हम बड़ी बड़ी जड़ें देखते हैं जो कि लटकती रहती है। बरगद के पेड़ में बच्चों आपने देखा होगा कि डालियों से नीचे जो होती है वो जड़ें लटकती है, ये जमीन तक पहुंचकर पेड़ को सहारा देती है। ये जड़ें जो होती है बच्चों जमीन तक पहुंचकर पेड़ को सहारा देती है और इसे हम कहते हैं स्तंभ मूल यानी कि प्रोप्रूट्स, याद रखिएगा आप, इन बरगद की जड़ों को हम स्तंभ मूल यानी कि प्रोप्रूट्स कहते हैं। तो ऑप्शन डी, स्तंभ मूल यानी कि प्रोप्रूट्स, इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मक्का और गन्ने के तने के निचले भाग से निकलने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मक्का और गन्ने के तने से यानी कि उसके नीचे से निकलने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मक्का, यदि बच्चों हम बात करें तो मक्का और गन्ने में तने के नीचे से जड़ें निकलती है जो कि पौधे को गिरने से रोकती यानी कि पौधे को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इन्हें हम कहते हैं जटामूल यानी कि स्टिल्ट रूट्स, याद रखिएगा आप, इन जड़ों को हम जटामूल यानी कि स्टिल्ट रूट्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी, जटामूल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नागफनी की हमने बात की थी, ओपुंचिया। नागफनी में पत्तियां किसमें रूपांतरित हो जाती है? बच्चों हमने 2-3 क्लास पहले ही इस पौधे के बारे में बात की थी, नागफनी का पौधा। नागफनी का पौधा बच्चों मुख्य रूप से सूखी जगह पर यानी कि रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तान में बच्चों आप सभी जानते होंगे कि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो नागफनी का जो पौधा होता है बच्चों, इसकी जो पत्तियां होती है वो बदलकर कांटे में बन जाती है। याद रखिएगा आप, नागफनी के पौधे में इसकी जो पत्तियां होती है वो रूपांतरित होकर यानी कि बदलकर कांटे में परिवर्तित हो जाती है। क्यों होती है? ताकि पानी का कम खर्च हो यानी कि पानी का वेस्टेज हो वो कम हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन सी यानी कि कांटे में। जितने भी ऐसे पौधे हैं बच्चों जो कि सूखी जगहों पर यानी कि रेगिस्तान या फिर ऐसे इलाके जहां पर पानी कम मिलता है वहां पर उगते हैं, अक्सर उन पौधों के अंदर आपको पत्तियां देखने को नहीं मिलती है, उन पौधों में पत्तियों की जगह पर हमें कांटे देखने को मिलते हैं। यदि हम कैक्टस की बात करें, ओपुंशिया की बात करें, ये ऐसे पौधे हैं बच्चों जिनके के अंदर पत्तियां नहीं पाई जाती, इनके अंदर पत्तियों के स्थान पर कांटे पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लोर। पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? बच्चों यदि हम फूल की बात करें तो फूल मुख्य रूप से 2 भागों के होते हैं। जो इसमें नर भाग होता है उसे हम पुमंग कहते हैं, याद रखिएगा आप, नर भाग को हम पुमंग, इंग्लिश में हम एंड्रोशियम कहते हैं। नर भाग को हम पुमंग कहते हैं और मादा वाले भाग को हम जायांग कहते हैं। याद रखिएगा आप, मादा वाले भाग को हम जायांग कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में जिम्नोशियम कहते हैं।
याद रखिएगा आप, पौधों का सॉरी पुष्प या फूल का जो नर भाग होता है बच्चों, उसे हम पुमंग कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम एंड्रोशियम कहते हैं, और मादा वाला जो भाग होता है बच्चों, उसे हम जायंग, जिसे कि जिम्नोशियम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी पुमंग, जिसे हम एंड्रोशियम भी कहते हैं। पुष्प का नर जनन अंग बच्चों क्या कहलाता है? पुमंग, यानी कि एंड्रोशियम। तो ऑप्शन बी पुमंग इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। कमेंट सेक्शन में सत्यम मराठा ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया है, टिशान ने भी बिल्कुल ही सही आंसर कमेंट किया है, और हमारे जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी पुमंग कमेंट किया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज सेफ्रॉन ऑब्टेन्ड? केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? बच्चों यदि हम केसर की बात करें तो आप सभी ने केसर देखी होगी। केसर जो होती है बच्चों, फूल के स्टिग्मा, जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं, और वर्तिका, स्टिग्मा और स्टाइल, पौधे में या फूल में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा वर्तिकाग्र और दूसरा होता है वर्तिका। केसर जो होती है हमें इन दो चीजों से, यानी कि इन दो भागों से प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्तिका और वर्तिकाग्र, स्टाइल एंड स्टिग्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? विच इज द एडिबल पार्ट ऑफ अ कोकोनट? नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? यदि हम बात करें बच्चों, तो नारियल का सफेद भाग और पानी क्या है? याद रखिएगा आप, नारियल में आपने देखा होगा अंदर नारियल का सफेद भाग होता है और उसके अंदर पानी पाया जाता है। तो यह दोनों होते हैं बच्चों, यह भ्रूण पोष है। याद रखिएगा आप, यह भ्रूण पोष है, यानी कि भ्रूण जो होता है वो इन चीजों से अपना पोषण प्राप्त करता है। इन्हें हम इंग्लिश में एंडोस्पर्म भी कहते हैं। भ्रूण पोष यानी कि जो भ्रूण होता है वो इससे पोषण प्राप्त करता है, जिसे हम एंडोस्पर्म भी कहते हैं। तो नारियल का जो खाने वाला भाग होता है बच्चों, उसे हम भ्रूण पोष यानी कि एंडोस्पर्म कहते हैं। तो ऑप्शन बी भ्रूण पोष यानी कि एंडोस्पर्म इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो हमारे जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी भ्रूण पोष कमेंट किया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधों में पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? What is the main function of leaves in a plant? पौधों में पत्तियों का सबसे मुख्य कार्य क्या है? यदि हम पत्तियों की बात करें बच्चों, तो पत्तियां क्या काम करती है? सबसे पहले पत्तियां सूरज की रोशनी और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर भोजन बनाती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या करती है? सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाती है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हो सकता है यह क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? सर आवाज नहीं आ रहा है, शायद यहां से कुछ इशू नहीं बच्चों, एक बार आप फिर से थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए। अब मुझे चेक करके बताइए कि आवाज ठीक से आ रहा है कि नहीं। ठीक है, फूल गोभी का कौन सा भाग होता है बच्चों जिसे हम खाते हैं? तो फूल गोभी बच्चों असल में फूलों का समूह, जिसे हम इन्फ्लोरेंस भी कहते हैं। याद रखिएगा, अब फूल गोभी असल में फूलों का समूह होता है, फूलों का समूह होता है, जिसे हम इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी पुष्पक्रम यानी कि इन्फ्लोरेसेंस इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है, कि फूल गोभी का जो पुष्पक्रम, जिसे हम इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं, इस भाग को हम खाते हैं। तो ऑप्शन सी पुष्पक्रम इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। धान या गेहूं का दाना वानस्पतिक रूप से क्या है? व्हाट इज अ ग्रेन ऑफ पेडी और व्हीट बोटनिकली? धान या गेहूं का दाना वानस्पतिक रूप से क्या है? यह भी बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन में आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो यदि हम बात करें बच्चों, तो वानस्पतिक विज्ञान में इन्हें हम कहते हैं कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस याद रखिएगा आप, वानस्पतिक विज्ञान में इसे हम कहते हैं कैरियोप्सिस, मतलब कि एक बीजी फल। इसका मतलब होता है एक बीजी फल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला बच्चों, वो होने वाला हमारा ऑप्शन बी, जिसे हम एक बीजी फल यानी कि कैरियोप्सिस भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी कैरियोप्सिस यानी कि एक बीजी फल इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं हमारे बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन बी एक बीजी फल कमेंट किया है। बिल्कुल उमाकांत, जय हिंद बच्चा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। टिशान और सत्यम मराठा, आप दोनों का आंसर भी बिल्कुल ही सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ककड़ी, खीरा और लौकी किस कुल के सदस्य है? ककड़ी, खीरा और लौकी किस कुल के सदस्य हैं? ये तीनों जो है बच्चों, ये सभी जो होते हैं हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली के सदस्य हैं। याद रखिएगा, ये तीनों हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली के सदस्य हैं। कौन कौन से? ककड़ी, खीरा और लौकी। तो ऑप्शन डी कुकुरबिटेसी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन डी कुकुरबिटेसी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जड़ें किस भाग से विकसित होती है? जड़ें किस भाग से विकसित होती है? बच्चों यदि हम बात करें तो बीज में दो मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहला होता है रेडिकल, जिससे कि जड़ बनता है। याद रखिएगा, बीज में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। सबसे पहला होता है कि रेडिकल, जिससे जड़ बनती है, रेडिकल से जड़ बनती है, याद रखिएगा। और दूसरा होता है प्ल्यूम्यूल, जिससे कि तना बनता है। याद रखिएगा, दूसरा भाग होता है प्ल्यूम्यूल, जिससे कि तना बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला बच्चों वो है हमारा मूलांकुर, यानी कि रेडिकल। ऑप्शन डी, रेडिकल जो होता है बच्चों वह जड़ बनाता है। तो ऑप्शन डी मूलांकुर या रेडिकल इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तंबाकू में आप सभी बच्चों जानते होंगे कि तंबाकू में निकोटिन नाम का एक नशीला पदार्थ होता है। तंबाकू के अंदर निकोटिन नामक एक नशीला पदार्थ होता है। तो ऑप्शन ए निकोटिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है कि तंबाकू की पत्ती में क्या पाया जाता है बच्चों? तो तंबाकू की पत्ती में निकोटिन पाया जाता है। तो ऑप्शन ए निकोटिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मूसला जड़ का मुख्य उदाहरण क्या है? What is a major example of a taproot? मूसला जड़ का मुख्य उदाहरण क्या है? यदि हम बच्चों मूसला जड़ की बात करें तो मूसला जड़ वाले पौधे कौन से होते हैं? गाजर, मूली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन सी मूली, यानी कि रेडिश। याद रखिएगा आप, मूसला जड़ का मुख्य उदाहरण है मूली और दूसरा इसका उदाहरण होता है गाजर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। टमाटर वानस्पतिक रूप से क्या है? व्हाट इज अ टोमेटो बॉटनिकली? टमाटर वानस्पतिक रूप से क्या है? बच्चों जब हम टमाटर की बात करें तो हम इसे सब्जी कहते हैं, लेकिन यह वैज्ञानिक रूप से एक फल है क्योंकि इसमें बीज होते हैं। याद रखिएगा आप, टमाटर को हम सब्जी कहते हैं लेकिन वैज्ञानिक रूप से बच्चों यह एक फल होता है क्योंकि इसके अंदर बीज पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा फल, ऑप्शन सी, यानी कि फ्रूट। टमाटर वानस्पतिक रूप से एक तरह का फूल या फ्रूट है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बीज पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी फल या फ्रूट इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? बच्चों यदि हम पौधे की बात करें तो पौधे के जीवन चक्र में सबसे जरूरी होता है फूल। क्यों? क्योंकि फूल से ही फल और बीज बनते हैं। याद रखिएगा आप, फूल से ही फल और बीज बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला हमारा ऑप्शन ए पुष्प, यानी कि फ्लावर। क्यों है? क्योंकि पुष्प या फूल की सहायता से ही बच्चों जो फल और बीज बनते हैं। तो ऑप्शन ए पुष्प या फ्लावर इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। याद रखिएगा आप, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों इसके ऑप्शंस की बात करें हम तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला हमारा ऑप्शन बी परागण। याद रखिएगा आप, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है परागण, यानी कि पॉलिनेशन। तो ऑप्शन बी परागण या पॉलिनेशन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। जब पराग कोश बच्चों एंथर से पराग वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा तक पहुंचता है तो हम इसे कहते हैं परागण, यानी कि पॉलिनेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्निथोफिली परागकण होता है? ऑर्निथोफिली परागकण होता है। यदि हम ऑर्निथो की बात करें बच्चों तो इसका अर्थ होता है बर्ड। ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड, यानी कि पक्षी। ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड, यानी कि पक्षी। इसीलिए पक्षियों द्वारा परागकण क्या कहलाता है? ऑर्निथोफिली। याद रखिएगा, पक्षियों द्वारा परागकण कहलाता है ऑर्निथोफिली। तो ऑप्शन ए पक्षियों द्वारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
घोंगे द्वारा परागण कहलाता है? पोलिनेशन बाय स्नेल्स इज कॉल्ड। घोंगे द्वारा परागकण क्या कहलाता है? तो बच्चों घोंगे द्वारा परागकण को हम कहते हैं मेलेकोफिली। याद रखिएगा, घोंगे द्वारा परागकण को हम कहते हैं मेलेकोफिली। तो ऑप्शन डी मेलेकोफिली इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो बच्चों यह हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं यह सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को लगातार कंसिस्टेंटली इन क्वेश्चन का रिवीजन करते आएंगे, इनको लगातार पढ़ते आएंगे, तो आपको जाहिर सी बात है बहुत जल्दी आपको सफलता हासिल होगी। क्योंकि एक बार की बात होती है कि एक बच्चा होता है जो कि पढ़ाई में काफी कमजोर होता है। सब लोग उसको शुरू से बोलते हैं कि तू बहुत कमजोर है, तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, पर वो हमेशा कहता था कि मैं जीवन में कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा, यानी कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। सब उसमें कमियां निकालते थे कि तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, किंतु वह निरंतर धीरे धीरे उसने क्या किया, उसने लगातार मेहनत की, डिसिप्लिन के साथ में पढ़ाई की, कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई की, और आगे जाकर वही बच्चा एक बहुत बड़ा व्यक्ति बना, एक बहुत फेमस व्यक्ति बना, और उस व्यक्ति का नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। आप सभी ने नाम सुना होगा जिन्होंने कि बल्ब की खोज की है। तो कंसिस्टेंसी के साथ यदि आप बच्चों पढ़ेंगे, आप लगातार मेहनत के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में पढ़ेंगे, तो आपको बिल्कुल जो सफलता है बिल्कुल अवश्य मिलेगी। तो याद रखिएगा, आप अच्छे से डिसिप्लिन के साथ में कंसिस्टेंसली यदि आप पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको सफलता जरूर ही हासिल होगी। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? इन फ्रेग्नेंट फ्लावर्स पॉलिनेशंस अकर्स बाय। सुगंधित पुष्पों में परागकण किसके द्वारा होता है? तो सुगंध किसे आकर्षित करती है बच्चों? तो यह करती है कीटों को। सुगंध जो होती है कीटों को आकर्षित करती है, यानी कि कीड़ों को आकर्षित करती है। तो इसीलिए सुगंधित फूलों में परागकण जो होता है बच्चों, वो कीटों के द्वारा यानी कि इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी कीट द्वारा यानी कि इंसेक्ट्स के द्वारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का लाइव सेशन समाप्त होता है, और हमने बायोलॉजी के हमारे सिलेबस की सारी टॉपिक वाइज हमने क्लास ले ली है। तो बच्चों मैं आशा करूंगा आप सभी ने इन सभी क्लास को एक जगह कॉपी में लिख रखा होगा, और इन क्वेश्चंस का आप रेगुलरली रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।